हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर में हमारे एक पोएम लगी हुई है द गार्डन बाय एंड्रयू मार्वेल। आज हम उसकी बात करेंगे कि वो पोएम क्या है और उसमें क्या लिखा गया है, और उसको स्टेंजा वाइज, स्टेंजा बोलते हैं जब पोएम का एक जो पैराग्राफ होता है उसको एक स्टेंजा बोलते हैं, तो स्टेंजा वाइज उसका एनालिसिस करेंगे। द गार्डन बाय एंड्रयू मार्वेल। The real objective of Andrew Marvell in writing The Garden seems to have been to establish the superiority of a contemplative life over a life of action. तो जो एंड्रयू मार्वेल का जो मेन एम है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये पोएम लिखने का, द गार्डन, ये ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि ये है कि वो सुपरियॉरिटी, वो ये दिखाना चाहता है कि जो कंटेम्पलेटिव लाइफ है, कंटेम्पलेटिव का मतलब जो हम सोचते हैं, ठीक है, जो सोचने वाली लाइफ है, जो चिंतन वाली लाइफ है, इट इज़ बेटर देन अ लाइफ ऑफ एक्शन। वो उस लाइफ से जो कि एक्शन से भरी हुई है, जिसमें हम काम करते हैं कुछ। ट्रू कंटेम्पलेशन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज़ पॉसिबल ओनली इन द ग्रीन शेड ऑफ अ ट्री इन अ गार्डन। जो सही तरीके से अगर चिंतन है वो तभी पॉसिबल है जब हम किसी गार्डन में किसी ग्रीन ट्री के नीचे बैठ के, ग्रीन शेड ऑफ अ ट्री के नीचे बैठ के और हम कंटेम्पलेट करें या सोचें। अ गार्डन ऑफर्स क्वाइट एंड रिपोज। जो गार्डन होता है वो शांति और रेस्ट जो होता है वो ऑफर करता है। एंड हेयर वन कैन एन्जॉय द प्लेजर्स ऑफ माइंड एंड सोल एज वेल एज द प्लेजर ऑफ द सेंस। और यहाँ पे एक आदमी क्या कर सकता है, एन्जॉय कर सकता है प्लेजर, आनंद को, अनुभूति हो सकती है उसको किसके, माइंड की, आत्मा की, और उसके जो सेंसेस हैं, जो इसकी इंद्रियां हैं, उनको भी क्या मिल सकता है, प्लेजर मिलता है। लाइफ ऑफ एक्शन ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ जो लाइफ ऑफ एक्शन है, जहाँ जिसमें हम काम करते हैं, इज़ फ्यूटाइल, ये व्यर्थ है। एंड मैन मेक अ मिस्टेक, और आदमी गलती करता है इन स्पेंडिंग देयर टाइम, कि वो अपना समय जो है वो स्पेंड करता है इन फेवरिस एंडवियर्स। फ्यूरियस एंडेवियर्स का मतलब व्यर्थ के, मतलब इधर उधर के कामों में, है ना। इन ऑर्डर टू विन ऑनर्स एंड डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ, सम्मान पाने के लिए लाइफ के अलग अलग फील्ड में वो क्या करता है, काम करता है, जो कि फ्यूटाइल है। द गार्डन बाई एंड्रयू मार्वेल इलुस्ट्रेट्स द काम एंड प्लीजेंट ब्यूटी ऑफ अ गार्डन। गार्डन के अंदर जो गार्डन पोएम है, इसमें एंड्रयू मार्वेल क्या करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं द काम एंड प्लीजेंट, शांत और खुशनुमा, ब्यूटी ऑफ अ गार्डन, बगीचे की खूबसूरती। द पोइटिक परसोना सीम्स टू बी वॉकिंग इन अ गार्डन वन डे। और जो पोइटिक परसोना है, जो ये कविता कह रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उस गार्डन में एक दिन चल रहा है। एज ही वॉक्स, जैसे वो चलता है, ही फाइंड्स हेवनली ब्यूटी इमिनेटिंग फ्रॉम द ट्रीज़। वो मतलब पाता है कि जो ट्रीज़ हैं उनमें से एक हेवनली ब्यूटी इमिनेट हो रही है। इमिनेट का मतलब निकल रही है, बाहर आ रही है। हर्ब्स एंड फ्लावर्स इन दिस वर्ल्ड वेयर ऑल थिंग्स आर प्रोन टू डिके। ये दुनिया जहाँ पे सारी चीज़ें प्रोन टू डिके है, मतलब एक दिन नष्ट हो जाएंगी, विनष्ट हो जाएंगी। द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो लेकिन जो नेचर की जो ब्यूटी है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये हमेशा कैसी रहती है, एक जैसी रहती है। द इटर्नल ब्यूटी ऑफ आवर गार्डन्स मेक्स द पोएट थॉटफुल अबाउट द ब्यूटी ऑफ बिब्लिकल पैराडाइज। और ये जो ब्यूटी है गार्डन की, ये पोइट को थॉटफुल बनाती है, किसके बारे में, बिब्लिकल, जो बाइबल के अंदर पैराडाइज की बात की गई है उसको लेकर के, वो भी ऐसा ही रहा होगा। इट सीम्स दैट द पोइट वॉन्ट्स टू से हेवन इज़ हेयर इन दिस वर्ल्ड एंड नॉट देयर इन योर इमेजनरी हेवन। और ऐसा लगता है कि जैसे पोइट ये कहना चाहता हो कि जो स्वर्ग है वो यहीं है, यहाँ पे है, नॉट इन दैट इमेजिनरी हेवन, जो तुम इमेजिन करते हो हेवन, उसमें नहीं है। The poem progresses with its own pace, like a man walking through a garden, waiting and feeding himself with what he observes. The scenic magnificence of the garden is an added gift with the description that the poet illustrates. तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया पोएम का। अब हम बात करते हैं थीम्स की कि इस पोएम के अंदर थीम्स क्या यूज़ की गई है। द गार्डन बाय एंड्रयू मार्वेल कैप्चर्स द थीम्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी, poetic imagination, and spirituality. Here in this poem, Marvel seems to be a priest of nature. He finds himself in an ambience that gives a soothing sensation to his soul. He cherishes each moment in the slow journey through the garden. It is not that the subject matter of the poem only revolves around the garden. The poet captures nature as a whole, and the garden is a part of it. By using his poetic imagination, Marvel simply mesmerizes the readers. His illustration is a sculptor of his poetic imagination and genius. He goes beyond the stock metaphors and imagery. The metaphysical elements come along as he weaves his
verse. He presents the worldly garden in a way that seems it is one of the heavens in the earth. As there are many such gardens, there are several other abodes on earth too. Last but not the least, the theme of the spirituality comes knocking at the mind's door. The beauty of the garden helps the poet to attain a state of trance. The poem is nothing but a spiritual contemplation on the grace of the garden. नाउ हम एक एनालिसिस करेंगे इस पोएम का। तो स्टेंजा वन जो है इसका, जो पैराग्राफ वन है जो इस पोएम का, वो क्या है, इस तरीके से है कि हाउ वेनली मैन देम सेल्व्स अमेज टू विन द पाम द ओक और द बेज एंड देयर अनसेंसेंट लेबर सी क्राउंड फ्रॉम सम सिंगल हर्ब और ट्री whose short and narrow words shade does prudently their toils upbraid, while all flowers and all trees do close to weave the garlands of repose. तो इसमें जो पोएट है वो ये कहते हैं कि हाउ फ्यूटाइल आर द एंडेवर्स ऑफ मैन बाई मीन्स ऑफ विच दे सिंपली गो क्रेजी इन ऑर्डर टू विन अ क्राउन ऑफ द लीव्स ऑफ अ पाम ट्री और एन ओक ट्री और अ लॉरेल ट्री for their military or civic or poetic achievements. They perform unceasing labors in order to obtain a crown of leaves from a single tree or herb. The short and ever narrowing shades of these trees wisely rebuke such men for their hard labors, while all flowers and all trees act unitedly to weave garlands with their shades, these garlands being the garlands of rest and tranquility, and therefore far superior to the garlands or crowns of leaves which those men seek. ये था पहला स्टेंजा जिसमें वो कहते हैं कि भाई जो आदमी मतलब बड़े बड़े काम करते हैं और वो लास्ट में सम्मान पाते हैं, है ना, जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारा सम्मान मिलता है, तो वो कहता है कि वो जो सम्मान है वो इस गार्डन के आगे कुछ नहीं है, जहाँ पे आदमी को क्या मिल सकता है, रेस्ट मिल सकता है, कंफर्ट मिल सकता है, शांति मिल सकती है. Stanza 2. Fair quiet, have I found thee here, and innocence thy sister dear. Mistaken long I sought you then, in busy companies of men. Your sacred plants, if here below, only among the plants will grow. Society is all but rude to this delicious solitude. Fair quiet, I have found you here in this garden, and I have found here your dear sister Innocence also. For a long time I made the mistake of seeking you both in the company of busy men. But if all your sacred plants grow here on the earth, they grow only among the plants of garden and not in places crowded with human beings. The company of human beings is nothing but barbarous as compared with the enjoyable solitude in the garden. Fair quiet का मतलब ये एक पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर रहा है यहाँ पे जो कवि हैं. फेयर क्वाइट, सुंदर शांति, मतलब शांति को वो सुंदर बता रहा है, ठीक है. और वो कह रहा है कि और उसकी जो सिस्टर है वो कौन है, इनोसेंस है. तो कहता है कि मैं यहाँ पे शांति और इनोसेंस दोनों ही पा सकता हूँ. कहाँ पे, उस गार्डन के अंदर. तो कहता है कि मैं बिज़ी था तुम दोनों को पाने में. कहाँ पे, इन बिज़ी कंपनीज ऑफ मैन, आदमियों के बीच में, लेकिन तुम वहाँ नहीं हो. तुम कहाँ पे हो, इस गार्डन में हो. तो ये था सेकंड स्टेंजा. आगे के स्टेंजा जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे. अभी तक आपको अगर इस पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.